और अब वह अविनाश को अपना अधीनस्थ बनाना चाहता था। यह सोचकर बिग बेयर के मन में ईर्ष्या भर गई। लेकिन इसके बाद अविनाश ने जो कहा, उसने सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब तुमने ऐसा कहा है तो मैं भी तुम्हें एक मौका देता हूं, अविनाश ने शांत स्वर में कहा। अगर तुम अभी मेरे अधीन आ जाओ और अपने सारे स्प्रिट स्टोन मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें सुरक्षित यहां से जाने की गारंटी देता हूं। सन्नाटा। पूरा इलाका स्तब्ध रह गया। उन्होंने अभी क्या सुना था? एक नया शिष्य कालदेव से उसके सारे स्प्रिट स्टोन मांग रहा था। क्या यह लड़का पागल हो गया है? आसपास खड़े किंगडम संप्रदाय के शिष्य तिरस्कार से हंस पड़े। क्या अविनाश सच में सोचता है कि वह कालदेव को हरा सकता है? कालदेव के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे जम गई और उसकी आंखों में ठंडक उतर आई। जब तुम्हें समझाने से बात नहीं बनती तो मरने पर मत रोना। उसके बोलते ही उसके दिव्य बैग से एक भयानक आइस शक्ति एज्योर वुल्फ छलांग लगाकर बाहर आया। उसके चारों ओर भयानक ठंडी ऊर्जा लिपटी हुई थी और उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से समुद्र परिवर्तन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी। तो ये एक बीस्ट टेमर है। दिलचस्प। उस भयानक आत्मा जानवर को देखकर अविनाश की आंखों में रुचि चमक उठी। आइस एज्योर वुल्फ दहाड़ता हुआ सीधे अविनाश की ओर झपटा। ट्रू एसेंस निगलने की तकनीक, एज्योर फ्लेम रिटर्निंग ओरिजिन स्पीयर। जैसे ही अविनाश की आवाज गूंजी, उसके हाथ में पकड़ा भाला आगे बढ़ा और एक अत्यंत तीव्र गर्म आभा चारों ओर फैल गई। अगले ही पल नीली ज्वालाएं उस भेड़िए को पूरी तरह ढक चुकी थीं। भयानक तापमान के कारण आइस शक्ति एज्योर वुल्फ दर्द से तड़पते हुए चीत्कार करने लगा। अब जबकि अविनाश समुद्र परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर में प्रवेश कर चुका था, ऐसे सामान्य दूसरे स्तर के आत्मा जानवर उसके सामने टिक ही नहीं सकते थे। कुछ ही पलों में इन दो शक्तिशाली तकनीकों के प्रभाव से वह भेड़िया धुएं की लकीर बनकर पूरी तरह गायब हो गया। उसी क्षण कालदेव के मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। उस आत्मा जानवर के आध्यात्मिक समुद्र में उसकी चेतना का एक अंश जुड़ा हुआ था और उसके नष्ट होते ही कालदेव की आत्मिक शक्ति को भारी क्षति पहुंची। तू 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 कालदेव हकलाने लगा। उसका दिल पूरी तरह हिल चुका था। एक नया शिष्य, इतना भयानक युद्ध बल, एक ही वार में उस आत्मा जानवर को मार देना जिससे दूसरे स्तर के समुद्र परिवर्तन विशेषज्ञ भी डरते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अविनाश फिर से गायब हो गया और अगले ही पल उसके सामने प्रकट हुआ। एक भयानक मुक्का सीधा कालदेव की छाती पर जा लगा। हड्डियां टूटने की आवाज चारों ओर गूंज उठी और कालदेव दर्द से चीख उठा। ओह! चारों तरफ मौजूद लोग सन्न रह गए। एक दूसरे स्तर का समुद्र परिवर्तन विशेषज्ञ एक नए शिष्य के सामने पूरी तरह बेबस। अगर उन्होंने अपनी आंखों से न देखा होता तो कोई इस पर यकीन ही नहीं करता। इस बार कालदेव और उसके साथियों ने सच में ऐसे इंसान से पंगा ले लिया था जिसे छेड़ना उनके बस की बात नहीं थी। कालदेव जोर जोर से खांस पड़ा और मुंह से कई कौर खून उगल दिया। उसका चेहरा राख सा पीला पड़ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह किसी नए आए शिष्य से, वह भी इतनी अपमानजनक हालत में, बिना जरा सी भी प्रतिरोध क्षमता के हार जाएगा। कालदेव से निपटने के बाद अविनाश की ठंडी नजर दाश्योंग और बाकी दो युवकों पर पड़ी। अब तुम लोगों को पता है कि क्या करना है। जिन युवकों ने पहले कालदेव के साथ मिलकर रंगदारी वसूली थी, वे अविनाश की नजर पड़ते ही डर के मारे लगभग ढह ही गए। उन्होंने इस निर्दयी व्यक्ति की ताकत अपनी आंखों से देख ली थी। उन्होंने तुरंत अपनी सारी संपत्ति बाहर निकाल दी। जब अविनाश ने उनके स्टोरेज रिंग्स की जांच की तो उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। ये लोग सालों से नए शिष्यों को लूटते आ रहे थे। कुल मिलाकर पूरे 80,000 स्पिरिट स्टोन निकले। आखिर में अविनाश की नजर कालदेव पर पड़ी, जो जमीन पर मरे कुत्ते की तरह उसके पैरों तले दबा हुआ था। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारी बारी है। लड़के, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? कालदेव ने दर्द से तड़पते हुए दांत भींचकर ठंडे स्वर में कहा, सच बता देता हूं, मेरा भाई शक्तिराज है, बाहरी संप्रदाय का बड़ा व्यक्ति। उसकी ताकत अब समुद्र परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर की चरम अवस्था तक पहुंच चुकी है।
अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी मुझे छोड़ दो। क्या? उसका भाई शक्तिराज है। यह सुनते ही वहां मौजूद कई शिष्यों के चेहरे बदल गए। बहुत कम लोगों को यह बात पता थी। कोई हैरानी नहीं कि कालदेव इतने सालों से इतना घमंडी रहा। पीछे बाहरी संप्रदाय का सहारा जो था। किंगडम संप्रदाय का हर शिष्य असाधारण होता है और स्तर पार करके लड़ने की क्षमता रखता है। इसलिए भले ही सब जानते थे कि अविनाश ने कालदेव जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को हरा दिया है, फिर भी वे उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे थे। यहां तक कि मोहित और बाकी लोग भी गंभीर हो गए। उनके हिसाब से अविनाश ज्यादा से ज्यादा दूसरे स्तर के विशेषज्ञ से टक्कर ले सकता था, लेकिन तीसरे स्तर वाले के सामने उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन यह सब सुनकर भी अविनाश चुप रहा। उसकी आंखों में हल्की चमक दौड़ गई। वह जानता था कि बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को साधारण शिष्यों से कहीं ज्यादा संसाधन मिलते हैं अगर उनसे भिड़ा जाए और कुछ फायदा भी निकल आए। यह सोचकर ही उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अविनाश को चुप देखकर कालदेव ने इसे डर समझ लिया और उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। अब समझ आया ना मैं कितना बड़ा हूं? वह तिरस्कार से बोला, मेरी जिंदगी तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से तुलना के काबिल भी नहीं है। अगर अकद्ल है तो अभी पैर हटाओ, मेरे सामने घुटनों के बल बैठो और कुत्ते की तरह 3 बार भौंको, वरना अगर मेरे भाई को इस बारे में पता चला तो वह जरूर। कड़क आह! लेकिन वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया। अविनाश ने जोर से पैर पटका। उसकी पसलियां चूर चूर हो गईं और कालदेव दर्द से चीख पड़ा। अविनाश का चेहरा भावहीन था। उसने जमीन पर पड़े कालदेव को देखा और शांत स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें अपाहिज भी कर दूं तो वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? चारों तरफ खड़े शिष्य गहरी सांस खींच बैठे। हद से ज्यादा दबदबा, वाकई बेहद दबदबा। सामने वाले की पहचान जानने के बाद भी बिना एक शब्द कहे सीधे उसे अपाहिज कर देना। ये तो दफा हो जाओ। अविनाश ने कालदेव की उंगली से स्टोरेज रिंग उतारी और ठंडे स्वर में कहा। कालदेव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके साथ ही उसे सहारा देकर उठाने लगे। वह दांत पीसते हुए बोला, तू तू इंतजार कर। यह कहकर उसने जल्दी जल्दी साथियों को इशारा किया कि उसे यहां से ले चलें। उसे डर था कि एक पल भी देर हुई तो उसकी जान चली जाएगी। पूरा दृश्य देखने के बाद मोहित ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यह अविनाश वाकई असाधारण था। अभी वह आधिकारिक रूप से मुख्यालय का शिष्य भी नहीं बना था और उसने पहले ही किंगडम संप्रदाय के कई शिष्यों को अपाहिज कर दिया था। ऐसा शायद वही कर सकता था। इसके बाद अविनाश, मोहित और रुद्र सीधे दिव्य द्वीप की शाखा मंडप की ओर उड़ गए, आसपास की अजीब नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। लेकिन यह घटना किंगडम संप्रदाय में आग की तरह फैल गई। सबको पता चल गया कि सेक्रेड ओरिजिन आइलैंड की शाखा से एक राक्षसी प्रतिभा अविनाश उभरी है, जिसने मुख्यालय पहुंचते ही साधारण शिष्यों में सबसे ताकतवर माने जाने वाले कालदेव को बुरी तरह हरा दिया। यह खबर पूरे संप्रदाय में फैल गई। दूसरी शाखाओं के शिष्य भी अब अविनाश पर नजर रखने लगे। कई लोगों को लगा कि इस बार मुख्यालय में प्रवेश के लिए वह एक बेहद खतरनाक प्रतिद्वंद्वी साबित हो सकता है। लेकिन कुछ लोग मजे लेने के मूड में थे। उन्हें पता था कि कालदेव का भाई शक्तिराज बाहरी संप्रदाय का शिष्य है और ऐसे घमंडी प्रतिभाशाली लोग अक्सर अपमान को आसानी से भूलते नहीं हैं। हालांकि पूरे किंगडम संप्रदाय में अविनाश की हरकतों को लेकर हलचल मची हुई थी, लेकिन खुद अविनाश को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इस समय सेक्रेड ओरिजिन आइलैंड की शाखा के मंडप में अविनाश अपनी साधना पूरी ही कर चुका था कि तभी मोहित और मोहिनी उत्साह से भरे हुए दौड़ते हुए आए। मोहित ने जोश में कहा, अविनाश, तुम्हें पता है, इस बार सेक्रेड ओरिजिन आइलैंड ने सच में कमाल कर दिया है। हर जगह यही चर्चा है कि सभी शाखाओं के नए शिष्यों की परीक्षा का चैंपियन शायद इसी द्वीप से निकलेगा। मोहिनी ने भी खुशी के साथ कहा, हां, पिछले कई सालों से हमारी शाखा काफी कमजोर मानी जाती थी, इसलिए नए शिष्यों की परीक्षा में अच्छे नतीजे नहीं आते थे। लेकिन इस बार जूनियर ब्रदर अविनाश के दमदार प्रदर्शन के बाद कोई भी हमें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा। अविनाश ने गंभीर स्वर में कहा,
जितना बड़ा पेड़ होता है उतनी ही तेज हवा लगती है। हमें अब भी सतर्क रहना होगा। सेक्रेड ओरिजिन आइलैंड सिर्फ मेरे भरोसे नहीं चल सकता। अगर परीक्षा के दौरान लोग मेरे डर से आपस में एकजुट होकर हम पर हमला कर दें तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। कुछ समय बाद मुख्यालय योग्य शिष्यों को चुनने के लिए परीक्षा आयोजित करने वाला था। अगर अविनाश की ताकत से डरकर बाकी शाखाएं एकजुट हो गईं, तो सेक्रेड ओरिजिन आइलैंड चारों तरफ से घिर सकता था। जूनियर ब्रदर अविनाश बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोहित ने सहमति में सिर हिलाया। पहले सेक्रेड ओरिजिन आइलैंड कमजोर था, इसलिए कोई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब नाम बढ़ गया है तो चुनौतियां भी कहीं ज्यादा होंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद अविनाश ने दोनों की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम दोनों अभी ट्रू शक्ति क्षेत्र के 9वें स्तर की चरम अवस्था में हो। लगता है पिछली बार संप्रदाय से मिली सी ट्रांसफॉर्मेशन पिल तुमने अभी तक नहीं ली है। मोहित और मोहिनी ने कुछ बेबसी से कहा। हां, हालांकि हम दोनों 9वें स्तर की चरम अवस्था पर हैं, लेकिन हमें लगा कि हमारी नींव अब भी मजबूत नहीं है, इसलिए जल्दबाजी में साधना करने की हिम्मत नहीं हुई। अविनाश ने आत्मविश्वास से कहा, इसकी चिंता मत करो, यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत प्रचुर है। मैं तुम्हारे लिए स्पिरिट गैदरिंग तावीज बनाऊंगा जो स्वर्ग और धरती की ऊर्जा को इकट्ठा करेगा। ऐसे में सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होगी। अविनाश, क्या तुम सच कह रहे हो? दोनों ने खुशी से पूछा। वे जानते थे कि अविनाश बिना पक्के भरोसे के कभी कुछ नहीं कहता। हां, देर मत करो, अभी शुरू करते हैं। अविनाश ने सिर हिलाया। इसके बाद उसने सेक्रेड ओरिजिन आइलैंड के उन 2 शिष्यों की ओर देखा जो उनके साथ आए थे और कहा, मेरे पिछले प्रदर्शन के बाद शायद ही कोई बेवकूफ हमें उकसाने आए। फिर भी तुम लोग सावधान रहना और हमारी एकांत साधना में किसी को बाधा न डालने देना। सीनियर ब्रदर अविनाश, निश्चिंत रहिए, दोनों शिष्यों ने आत्मविश्वास से कहा। हम बाहर पहरा देंगे, कोई भी हमारी साधना में खलल डालने की हिम्मत नहीं करेगा। वे इस समय मुख्य शिष्यों में चौथे और 5वें स्थान पर थे। भले ही वे अविनाश जितने शक्तिशाली न हों, लेकिन आम लोगों को रोकने का उन्हें पूरा भरोसा था। अविनाश को फिर भी कुछ बेचैनी हुई। वह मूर्ख कहां चला गया? उसने तुरंत 1000 मील संदेश तकनीक का उपयोग किया। कुछ ही देर में रुद्र दूर से दौड़ता हुआ आया, चेहरा बेहद नाखुश। अरे लड़के, अब क्या काम है? उसने चिढ़कर कहा। अविनाश ने उसके शरीर से आती दवाइयों की खुशबू और होठों के किनारे चिपके औषधि के अवशेष देखे। मन में सोचा, कहीं इसने संप्रदाय की सारी औषधीय जमीनें तो नहीं साफ कर दी? लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और गंभीर स्वर में बोला, कुछ समय के लिए मैं सीनियर ब्रदर और बाकी लोगों के साथ एकांत साधना में जा रहा हूं। तुम्हारी ताकत काफी है, तो क्या तुम सेक्रेड ओरिजिन आइलैंड के मंडप की रखवाली करोगे और किसी को अंदर नहीं आने दोगे? अरे, क्या तुम मुझे अपना निजी अंगरक्षक समझते हो? ये लो 10,000 स्प्लिट स्टोन। बात पैसों की नहीं है। 30,000। मैं 1,00,000 स्प्लिट स्टोन। डील। रुद्र की सुअर जैसी आंखें चमक उठीं। सामने पड़े स्प्लिट स्टोन्स के ढेर को देखकर वह हंसते हुए बोला, हे, तुम्हारी सच्चाई देखकर मैं बड़ी मुश्किल से मान रहा हूं। कहते ही उसने फुर्ती से सारे स्पिरिट स्टोन समेट लिए। अविनाश ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यह सुअर सच में पैसों का भूखा था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। जो समस्या पैसों से हल हो जाए, वह समस्या ही क्या। इसके बाद अविनाश सीधे मंडप में गया और एकांत साधना शुरू कर दी। समय तेजी से बीत गया। कई दिन बाद कुछ आकृतियां धीरे धीरे वहां पहुंची। उन्होंने सेक्रेड ओरिजिन आइलैंड की शाखा के द्वार को उपहास भरी नजर से देखा और बोले, तो यही है वह सेक्रेड ओरिजिन आइलैंड शाखा जिसकी इन दिनों इतनी चर्चा हो रही है। चलो देखते हैं इनमें सच में कितना दम है। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। मंडप के बाहर रुद्र और सेक्रेड ओरिजिन आइलैंड की शाखा के 2 शिष्य सामने खड़े युवाओं को ध्यान से देख रहे थे। रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग जल्दी निकल जाओ, वरना मेरी असभ्यता का दोष मत देना। हे, लगता है हमें तुम्हारे आइलैंड का नंबर एक प्रतिभाशाली शिष्य
अविनाश, लाना चाहिए। सामने खड़ा एक ग्रे रूप वाला युवा तंज भरी आवाज में बोला। मुझे लगता है तुम्हारे बस की बात नहीं। रुद्र ने ठाका लगाया। भले ही उसने अविनाश के साथ ज्यादा समय न बिताया हो, लेकिन उसे पता था कि अविनाश कितने डरावने ताकतवर हैं। यह कोई मामूली व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता। असभ्यता! केवल एक गार्ड मुझे ताना दे रहा है, तुम मौत को न्योता दे रहे हो। ग्रे रूप वाला युवा गुस्से में झपटा और रुद्र की ओर बढ़ा। लेकिन रुद्र ने हल्का सा अपनी उंगली आगे किया और अचानक उसकी उंगली से सुनहरी रोशनी फूटी, जो आसमान में एक विशाल सुनहरा कुल्हाड़ी बन गई और जोर से नीचे गिरी। धड़ाक! विशाल कुल्हाड़ी ने ग्रे रूप वाले के मुक्के से टकराकर उसकी बांह पर भयंकर घाव काट दिया। आह! खून छलक पड़ा और युवा दर्द से चिल्लाया, बेहोश हो गया। हाय! यह गार्ड इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ऐसा दम किसी शाखा के मुख्य शिष्य से कम नहीं है। जैसा कि सोचा गया, मुख्यालय का स्तर ही अलग है। यहां गार्ड भी कमाल के हैं। इसी बीच भीड़ में खड़े लोग चर्चा करने लगे। जो युवक उसे चुनौती देने आए थे, उनकी आंखों में डर और हैरानी थी। ये सभी स्काई पियर्सिंग संप्रदाय की गोल्डन सन शाखा से थे, जो हॉली मार्शल डायनेस्टी के दक्षिण में स्थित है। कुछ वर्षों पुराने रंजिश के कारण ये हमेशा से सेक्रेड ओरिजिन आइलैंड शाखा से भिड़ते आए थे। हाल ही में जब उन्हें पता चला कि उनकी शाखा अब बहुत शक्तिशाली मानी जा रही है, तो उन्होंने अविनाश को चुनौती देने की सोची। लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई भी तरीका अपनाने के बावजूद अविनाश खुद को चुनौती देने बाहर नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने शाखा के मंडप में जबरदस्ती प्रवेश करने का निर्णय लिया। लेकिन यह साधारण सा दिखने वाला युवक रुद्र असल में एक छुपा हुआ मास्टर निकला। उसकी ताकत अभी अभी इतनी भयंकर थी कि शाखा के कुछ मुख्य शिष्य भी शर्मिंदा हो जाएं। रुद्र ने घमंड भरे स्वर में कहा, हे, इस ताकत से सोचते हो कि अविनाश से मुकाबला कर सकते हो? बचाओ अपनी सांस, नहीं तो अविनाश तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटेगा कि अपने ही माता पिता को पहचान नहीं पाओगे। हां, तुम्हें बेहतर होगा कि यहां से भाग जाओ, वरना अपनी ही शर्म बढ़ाओगे। हाँ, भाई कमाल है। उसने एक ही बार में गोल्डन सन शाखा का शिष्य गिरा दिया। रुद्र के पास खड़े दो मुख्य शिष्यों की आंखों में भी चमक थी। वे अभी तक रुद्र को हल्का समझते थे, लेकिन अब उसके कौशल को देखकर वे उसकी कद्र करने लगे। मुख्य युवा जो सामने खड़ा था, शर्मिंदा और गुस्से में था। लेकिन जैसे ही उसने कुछ सोचा, उसने सेक्रेड ओरिजिन मंडप की ओर चिल्लाया, अविनाश, क्या तुम बस कमजोरों को डराने वाले डरपोक हो? सिर्फ गार्ड दिखाकर अपनी ताकत दिखाना, ऐसा कौन सा बेमिसाल प्रतिभाशाली है? सामने खड़ा काले वस्त्र वाला युवा जोर से हंसा। हाँ, मुझे लगता है तुम बकवास हो। अगर हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे लड़ो। उसकी नजर में अविनाश किसी शक्तिशाली परिवार के युवा मालिक हैं, इसलिए उसके चारों ओर मजबूत गार्ड हैं और वह खुद शायद कमजोर है। और पिछली बार कालदेव को हराने की अफवाह शायद बस अफवाह ही थी। लेकिन जैसे ही वह मजाक का आनंद लेने लगा, मंडप का दरवाजा अचानक खुला। फिर सभी ने देखा कि एक सफेद वस्त्र पहने युवक लंबा भाला लेकर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। यह अविनाश है। अविनाश आखिरकार बाहर आया। भीड़ ने जल्दी से उसकी पहचान कर ली। बच्चे, तुम आखिरकार बाहर आए। अगर तुम नहीं आते तो मैंने कीमत बढ़ा दी होती। इस समय रुद्र दौड़ा और शिकायत करते हुए बोला। इस बार अविनाश की एकांत साधना सच में बहुत लंबी हो गई थी और उसने सच में उसे सिर्फ गार्ड समझ लिया था। हे, माफ करना, अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार उसकी साधना ने न सिर्फ उसकी खुद की ताकत बढ़ाई, बल्कि उसने मोहित और मोहिनी को भी ट्रांसफॉर्मेशन से क्षेत्र में प्रवेश दिलवाया। इसलिए समय पहले से कहीं ज्यादा लगा। तुम अविनाश हो? सामने खड़ा मुख्य काले वस्त्र वाला युवा उसकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उसका मकसद था अविनाश को दबाना। दोनों शाखाओं के पुराने रंजिश के अलावा उसका मुख्य लक्ष्य अपनी प्रसिद्धि बढ़ाना था। अविनाश की हालिया ख्याति इतनी बड़ी थी कि उसके पास मुख्य शाखा के बाहरी शिष्यों से मुकाबला करने की क्षमता थी। इसलिए अगर वह अविनाश को हरा सके और उसे अपनी सफलता का जरिया बना सके, तो रातों रात प्रसिद्ध हो सकता था। इस सोच के साथ उसकी आंखों में उत्साह जल उठा।
अविनाश ने ये अफवाहें पहले भी सुनी थीं और उसे पता था कि इन्हें जानबूझकर कुछ लोग फैलाते हैं, सिर्फ उसे दूसरों के माध्यम से खत्म करने के लिए। वो अंदाजा लगा सकता था कि इसके पीछे कौन था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वे ऐसे उसे हराना चाहते हैं तो वह जाने देगा और साथ ही अपनी नई उन्नत साधना को सी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के पहले स्तर के मिड स्टेज तक धार देगा। अविनाश की आंखें अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गईं, जैसे धारदार तलवार, और उसने धीरे से पूछा, मुझे कई दिन से कोस रहे हो, अब क्या, खुश हो? काले वस्त्र वाला युवक तंज में बोला, बहुत खुश हूं। और क्या तुम्हें लगता है यह कचरा डर जाएगा? एक ऐसा कचरा जो सिर्फ गार्ड पर निर्भर है, उसे क्या अधिकार है विरोध करने का? अगर मैं होता तो शायद खुद के लिए एक गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाता, ताकि अपनी बेवकूफी न दिखाऊं। काले वस्त्र वाले युवक ने तंज भरी हंसी के साथ चुनौती दी। अक्सर गुस्से में लोग अपना नियंत्रण खो देते हैं और कमजोरियां दिखाते हैं, जिससे दूसरे उनका फायदा उठा सकते हैं। साधारण लोग शायद पहले ही इस चाल में फंस गए होते, लेकिन अब उन्हें अविनाश का सामना करना पड़ा। तभी, रुद्र, क्या तुम्हें कुछ बदबू आ रही है? मतलब तुम? रुद्र स्पष्ट रूप से उलझन में था। अविनाश ने अपनी नाक पर हाथ हिलाया, जैसे कुछ गंदगी से चिढ़ा हुआ हो। लगता है किसी ने मल निगल लिया और फिर मुझे उड़ा दिया। हा! सभी हंस पड़े। यह बिल्कुल सही तुलना थी। काले वस्त्र वाले युवक की आंखें तांबे की घंटियों जैसी फट गईं और उसने गुस्से में गरजते हुए कहा, तू साले मौत मांग रहा है। धड़ाम! तुरंत ही उसके शरीर से भयंकर आभा फैलने लगी। वो स्पष्ट रूप से सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म का दूसरे स्तर का विशेषज्ञ था। इसके अलावा उसकी आभा की ताकत से ऐसा लग रहा था कि वो पिछले अनुभव वाले कालदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली था, और हर कोई उसके शरीर से निकलती भयंकर गर्मी महसूस कर सकता था, जैसे आग। यह काले वस्त्र वाला युवक लगता है कि अग्नि तत्व की तकनीक साधता है। हां, यह आभा स्पष्ट रूप से अग्नि तत्व साधना दिखाती है। कहते हैं कि अगर कोई मजबूत व्यक्ति अग्नि तत्व की शक्ति के साथ ट्रू एसेंस फायर मिलाता है, तो अक्सर वही अपने समान स्तर के अन्य शक्तिशाली लोगों से आगे निकल जाता है। हाय, मुझे नहीं पता अविनाश उसे हरा पाएंगे या नहीं। आखिरकार यह बच्चा सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के पहले स्तर के मिड स्टेज में ही है। चारों ओर कई शिष्य चर्चा करने लगे। काले वस्त्र वाला युवक गरजते हुए बोला, बच्चा, मैं तुम्हें सबके सामने तहस नहस कर दूंगा और दिखा दूंगा कि मौत से भी बदतर क्या होती है। धड़ाम! अगले ही पल उसकी हथेली पर हल्की आग उभरी। क्या सोचते हो कि मुझे हरा सकते हो? अविनाश ने तंज में कहा। मार डालो! काले वस्त्र वाले युवक ने गरजते हुए आग की भयंकर शक्ति चारों ओर फैलाई और ऐसा लग रहा था कि वह आग का मानव बन गया। उसके हाथ में एक जलती हुई भाला प्रकट हुई, आंखों में क्रोध भर गया और वह अविनाश की ओर दौड़ा। 13 फिस्ट ऑफ ट्रू शक्ति डिवोरिंग टेक्निक! धड़ाम! अविनाश ने अभूतपूर्व और भयंकर शक्ति से हमला किया। धक धक धक! संक्षिप्त समय में दोनों ने दर्जनों वारों का आदान प्रदान किया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अविनाश बिना हथियार के लड़ते हुए पीछे नहीं हटा, बल्कि वह थोड़ी बढ़त भी ले रहा था। यह असंभव है। काले वस्त्र वाले युवक ने अपने आप को खून उगलने जैसा महसूस किया। उसने गरजते हुए अपने अंदर सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के दूसरे स्तर का दबाव छोड़ा। ब्लड लाइन पावर! अगले ही पल अविनाश चिल्लाया और उसकी ब्लड लाइन भी गरज उठी। उसकी आभा बढ़ने लगी। संक्षिप्त समय में उसकी आभा सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के पहले स्तर के शिखर तक पहुंच गई और हल्की सी प्रवृत्ति दूसरे स्तर की भी दिखी। यह असंभव है। तुम सिर्फ एक शाखा शिष्य हो, इतनी शक्तिशाली रहस्य तकनीक कैसे रख सकते हो? काले वस्त्र वाला युवक हड़बड़ाकर गरजा। उसकी शक की हद पार हो गई थी। लेकिन अविनाश ने कुछ कहा नहीं, बल्कि लगातार भयंकर हमले जारी रखे। हर वार के साथ अविनाश की शक्ति पहाड़ जैसी लगी और काले वस्त्र वाला लगातार खून उगल रहा था। शाखा के कई शिष्य जो इसे देख रहे थे, उनके दिल डर से धड़कने लगे। यह अविनाश सच में एक राक्षस है। पिछली बार उसकी भाला तकनीक ने मुझे चौंका दिया था।
पर मैं कभी नहीं सोच सकता था कि उसकी शारीरिक शक्ति इतनी भीषण होगी। सच में डरावना। ऐसा व्यक्ति शायद ही किसी शाखा में मिले। एक प्रतिभाशाली, सदी में एक बार का जीनियस। आसपास के अनगिनत शिष्यों ने इसकी प्रशंसा की। मंडप के सामने सेक्रेड ओरिजिन आइलैंड के 2 शिष्यों ने गर्व से चेहरे पर मुस्कान रखी। यही है उनकी शाखा की ताकत। देखो, कौन अब भी सोचता है कि उन्हें आसानी से तंग किया जा सकता है। धड़ाम। खाली स्थान में दोनों की टक्कर जारी रही, लेकिन समय के साथ काले वस्त्र वाले युवक ने जल्दी ही कुछ गड़बड़ महसूस की। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम मुझे अभ्यास के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ओह, लगता है पकड़ लिया, अविनाश ने तंज में कहा। वह पहले ही इन अफवाहों को सुन चुका था। वह जानता था कि इन्हें जानबूझकर फैलाया गया था ताकि लोग उसे खत्म करने की कोशिश करें, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वे ऐसे उसे हराना चाहते हैं तो वह जाने देगा और साथ ही अपनी नई शक्ति को धार देगा। साला, तुमने मुझे अपने नए उन्नत साधना को धार देने के लिए इस्तेमाल कर लिया। काले वस्त्र वाला युवक क्रोध से लाल पीला हो गया। पहले उसका इरादा अविनाश को पूरी तरह दबाने का था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे अविनाश उसे किसी बंदर की तरह मजाक बना रहा हो। इस सोच से उसके दिल में गहरी अपमान की भावना उभरी। बच्चा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, काले वस्त्र वाले युवक ने गरजते हुए अपना गुस्सा दिखाया। अगले ही पल उसकी त्वचा बहुत लाल हो गई और उसकी आंखें भी जैसे आग में जल रही हों। अरे नहीं, क्या यह काले वस्त्र वाला युवक अपनी सारी आत्मिक ऊर्जा पलटने की कोशिश कर रहा है ताकि अस्थायी तौर पर अपनी ताकत कई गुना बढ़ा सके? क्या वह पागल हो गया है? क्या उसे पता नहीं कि इससे उसे भविष्य में स्थायी नुकसान हो सकता है? ऐसा लगता है कि वह जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाला, लेकिन उस अविनाश नाम के लड़के के लिए यह बहुत दुखद है। शायद इस बार वह अपंग हो जाएगा। आसपास के शिष्यों ने यह दृश्य देखकर सिर हिलाया। बच्चा, अपनी अहंकार की वजह से खुद को दोष दो, मर जा। काले वस्त्र वाले युवक की आंखें लाल थीं और वह तंज भरे स्वर में हंसा। शायद तुम्हारे पास ताकत नहीं है। अविनाश ने पास खड़े काले वस्त्र वाले युवक की ओर देखा और तंज किया। तुरंत ही अविनाश के शरीर से एक गूंजती आवाज निकली, जिसमें हल्की सी ड्रैगन की गर्जना भी सुनाई दी। इस समय अविनाश ने तुरंत अपने शरीर में 9 स्टार डिवाइन ड्रैगन टेक्निक सक्रिय कर दी। क्षण भर में चारों ओर दबाव फैल गया, जैसे किसी दिव्य ड्रैगन की ताकत प्रकट हो रही हो। अविनाश से निकल रही शक्ति को महसूस करके कई किंगडम शाखा के शिष्य डर के मारे बर्फ हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भयंकर प्राणी जाग रहा हो। यह बच्चा कौन है? उसकी शक्ति से मैं भी दबाव महसूस कर रहा हूं, पीछे से रुद्र ने गंभीरता से कहा। यह कैसी ताकत है? इतनी भयानक कैसे हो सकती है? सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यह लड़का सच में एक छिपा हुआ मास्टर है। शाखा के शिष्य आपस में चर्चा करने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे अविनाश कोई महान सम्राट हो जो सभी जीवों पर ऊंचा खड़ा हो। हालांकि यह महसूस करना थोड़ा अजीब था, लेकिन जो सामने हो रहा था वह वास्तविक लग रहा था। तुम सच में इतनी भयंकर शक्ति रखते हो? तुम वास्तव में कौन हो? काले वस्त्र वाले युवक का दिल कांप रहा था, लेकिन जब उसने अपने अंदर की प्रचुर शक्ति महसूस की तो उसने फिर से उग्र मुस्कान दी और कहा, अगर तुम्हारे पास इतनी भयंकर शक्ति भी है तो क्या हुआ? मैं तुम्हें पूरी तरह दबा सकता हूं। मार डालो। काले वस्त्र वाले युवक ने एक जंगली जानवर की तरह गरजते हुए जलती हुई भाला थामी और अविनाश की ओर दौड़ा। एक बार और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, अविनाश ने बोलते हुए अपनी आइस ब्लू भाला अपनी पीठ से तेजी से खींची। भाला चमक रही थी और शून्य में तारों जैसी रोशनी फैल रही थी। वह काले वस्त्र वाले युवक की ओर बढ़ी। टकराने के पल एक अभूतपूर्व रोशनी फूटी। बच्चा, यही तुम्हें मिलता है मेरे खिलाफ जाने का? आह! काले वस्त्र वाले युवक की उग्र मुस्कान फट गई। उसने देखा कि उसके हाथ में भाला दरारें पड़ रही थीं और उसके शाफ्ट पर छोटे छोटे क्रैक बन रहे थे। नहीं, यह नामुमकिन है। काले वस्त्र वाले युवक का चेहरा डर से पीला पड़ गया। कुछ भी नामुमकिन नहीं, नीचे उतर, अविनाश ने ऊंचाई से तंज में कहा। भाला फिर से जोर से गूंजी और फिर आकाश से सितारे बरस पड़े जैसे उल्काएं।
भारी ताकत ने लंबे तलवार को तोड़ दिया, फिर बिना रुके काले वस्त्र वाले युवक के हाथ पर लगा। उसका हाथ तुरंत तारों की रोशनी से कट गया और वह एक उल्का की तरह जमीन पर गिरा, तुरंत बेहोश हो गया। हाय! यह देखकर कभी अहंकारी गोल्डन सन शाखा के शिष्य चौंक गए। उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अब तुम में से कौन मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा? अविनाश की नजर गोल्डन सन शाखा के शिष्यों पर पड़ी। उसकी आवाज भारी पहाड़ जैसी थी, जिससे कोई सांस भी लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। किसी ने उत्तर नहीं दिया। मैदान अचानक सन्नाटे में डूब गया। बच्चा, तुम वाकई बहुत जबरदस्त हो। तभी आकाश से अचानक एक बेहद शक्तिशाली आभा उतरी और पूरी जगह को छा गई। कई लोग ऊपर देखने लगे। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। अविनाश ने भी इस आभा की ताकत महसूस की और तुरंत डिवाइन ड्रैगन की शक्ति छोड़ दी, जिससे डरावना दबाव समाप्त हो गया। उसने तेजी से ऊपर देखा। उसकी दृष्टि धारदार हो गई। वह देखना चाहता था कि इतनी हिम्मत किसने दिखाई। बच्चा, लगता है तुम्हारे पास कुछ हुनर है। आसमान से अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। अविनाश ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। यह शक्ति स्पष्ट रूप से सागर परिवर्तन क्षेत्र के दूसरे स्तर से कहीं ऊपर थी। यह तो तीसरे स्तर का शक्तिशाली अस्तित्व था। तभी उसने देखा कि एक लंबा और पतला युवक शून्य में चलते हुए आ रहा है। उसके साथ एक और युवक भी है। कालदेव यही है। लगता है यह युवक उसके भाई शक्तिराज होंगे। अविनाश की नजर उस युवक पर पड़ी और उसका चेहरा काला हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कालदेव इतना बेधड़क होगा। पहले हारने के बाद भी उसने अपने भाई शक्तिराज को यहां बुला दिया। देखो, मैं उस युवक को पहचानता हूं जो आसमान में आगे बढ़ रहा है। यह कालदेव का बड़ा भाई शक्तिराज है, थंडर प्रिजन पीक का बाहरी शिष्य, मुख्यालय के 9 योद्धा में से एक। उसकी ताकत पहले ही सागर परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी है, यानी बेहद शक्तिशाली। कहते हैं अविनाश ने पहले कालदेव को हराया था और अब उसका भाई यहां आया है। लगता है उसने अपने भाई को बदला लेने के लिए भेजा है। अविनाश अब खतरे में है। चारों ओर शाखाओं के शिष्य आपस में चर्चा करने लगे। साला, पिछले वर्षों में हमारे होली ओरिजिन आइलैंड के मजबूत सदस्य भी मुख्यालय आए थे, लेकिन अब स्थिति गंभीर है और समर्थन मांगने का समय नहीं है। मोहित ऊपर दिखाई दे रहे 2 व्यक्तियों को देखकर थोड़े चिंतित लग रहे थे, लेकिन अविनाश बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उस युवक की ओर देखा जो सबसे आगे था और ठंडी आवाज में बोला, तुम ही हो जिन्होंने हाल ही में ये अफवाहें फैलाई, है ना? वह हमेशा से शक करता रहा था कि कोई पीछे से साजिश कर रहा है और अब यह स्पष्ट लग रहा था कि यह शक्तिराज ही था। तुम तो चालाक हो, लेकिन वो लोग बहुत कमजोर थे। तुमने उन्हें इतनी आसानी से दबा दिया। शक्तिराज ने तंज भरी नजरों से नीचे खड़े गोल्डन सन शाखा के शिष्यों की ओर देखा, जिनके चेहरे धीरे धीरे काले हो रहे थे। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया। शक्तिराज सच में चालाक था। किसी और का इस्तेमाल करके मारने की चाल चली। अगर वे हारे नहीं होते तो वह खुद भी कदम नहीं उठाता। ओह, तो आज तुम यहां क्या करने आए हो? अविनाश का चेहरा सामान्य रहा। उसने यह सब पहले से अनुमान लगा रखा था। पहले मैं चाहता था कि ये कमजोर लोग तुम्हें संभाल लें, लेकिन अब लगता है मुझे खुद करना होगा। शक्तिराज ने बिना हिचकिचाए हमला किया। अविनाश कोई मामूली प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए उसने पहले ही वार करने का फैसला किया। लगभग तुरंत शक्तिराज की तीसरे स्तर की शक्ति उसके शरीर से फूट पड़ी। थंडर फिस्ट! शक्तिराज गरजा और उसके हाथ में बैंगनी बिजली उछलती हुई अविनाश की ओर बढ़ी, आकाश को चीरती हुई। तीव्र बिजली शून्य में बजी और हवा में जलने की हल्की गंध फैल गई। इतनी भयानक शक्ति का सामना करते हुए अविनाश लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता। उसने तुरंत अपनी सुपर पावर का उपयोग किया। जैसे ही दोनों हमले टकराए, एक भयानक सोनिक बूम गूंजा। आखिरकार दोनों हमले शून्य में गायब हो गए। शक्तिराज थोड़ी देर के लिए अविनाश के मानसिक हमले से चकराया। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए अविनाश ने तकनीक फिर से छोड़ी। नीली आग की एक तेज किरण अचानक फूटी और शक्तिराज की ओर बढ़ी।
लेकिन निर्णायक पल में शक्तिराज होश में आया और जल्दी से थंडर बैटल बॉडी का उपयोग कर इसे रोकने की कोशिश की। हमले के असर से शक्तिराज का चेहरा पीला पड़ गया, उसका छाती का एक बड़ा हिस्सा फट गया और खून चारों ओर फैल गया। सारा मैदान हिल गया। अविनाश वास्तव में बेहद शक्तिशाली है। उसने सागर परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर के पीक विशेषज्ञ को घायल कर दिया। आसपास के अनगिनत शिष्यों ने हैरानी में चिल्लाया। हालांकि शक्तिराज को घातक चोट नहीं आई। यह ध्यान देने योग्य है कि अविनाश सिर्फ सागर परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर के मध्य स्तरीय विशेषज्ञ थे और शक्तिराज तो असली पीक तीसरे स्तर का विशेषज्ञ था। इतना अंतर होने के बावजूद अविनाश ने शक्तिराज को घायल कर दिया। वास्तव में यह लड़का एक राक्षस है। अगर अविनाश जीवित रहे और बढ़े तो वह निश्चित रूप से सम्मान पाने वाला शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा, भीड़ में किसी ने अंदर से सोचा। शक्तिराज ने अपनी खून भरी छाती को देखा। उसका चेहरा धूसर था। क्या यह लड़का वास्तव में इतना शक्तिशाली है? लेकिन जब उसने देखा कि अविनाश थक कर सांस ले रहा है, वह जोर से हंसा। हाँ बच्चा, भले ही तुमने मुझे घायल किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हारा अंत भी हो गया। मैं थोड़ी लापरवाही कर गया था। मुझे नहीं लगता कि अब तुम मुझे हरा सकते हो। शक्तिराज की आंखों में हत्या की तीव्र इच्छा चमकी। अविनाश का हमला उसे अपमानित कर गया। अगर वह उसे नहीं मारता तो अपनी घृणा को शांत नहीं कर सकता। जैसे ही उसने कहा, शक्तिराज ने फिर से जोर से हंसा और उसके शरीर के चारों ओर तीव्र बिजली दौड़ने लगी। उसने हाई ग्रेड 3rd टियर हेवनली थंडर निकाल लिया ताकि एक ही वार में अविनाश को खत्म कर सके। अविनाश की आंखों में गंभीरता झलक रही थी। कई लड़ाइयों के बाद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा काफी कमजोर हो गई थी। अगर ऐसे ही लड़ाई जारी रही तो जीत भी हुई। दोनों पक्षों को भारी नुकसान होने का खतरा था। लेकिन तभी हवा में एक साफ आवाज गूंजी, जो कोई भी अविनाश को नुकसान पहुंचाएगा उसका पूरा परिवार भी मार दिया जाएगा। जैसे ही यह ठंडी आवाज गिरी, जो पहले शैतानी मुस्कान के साथ शक्तिराज खड़ा था, उसका चेहरा बदल गया और वह आवाज की दिशा में देखना शुरू कर दिया। तभी एक सुंदर आकृति तेजी से नजर आई। यह एक लगभग 15-16 साल की लड़की थी, नीली पोशाक पहने हुए। उसका चेहरा खूबसूरत था और भले ही थोड़ी नासमझ लग रही थी, फिर भी उसकी सुंदरता स्पष्ट थी। वह पास की इमारत की छत पर उतरी। उसकी ठंडी नजरें शक्तिराज पर टिकीं। फिर उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, अब तुरंत यहां से चले जाओ। लेकिन यह बच्चा, शक्तिराज को नीली पोशाक वाली लड़की पहचान में आ गई थी। उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक दिखाई दी। क्या मुझे दोबारा कहना पड़ेगा? लेकिन बोलने से पहले ही लड़की की शांत आवाज फिर से गूंजी, मैं हिम्मत नहीं करूंगी, मैं तुरंत चली जाती हूं। शक्तिराज ने दांत कस ली। कुछ हद तक अनिच्छुक था, लेकिन उसने महिला के आदेश की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत अपने छोटे भाई कालदेव के साथ चला गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अविनाश इस लड़की को जानता है और उनकी नजरों और व्यवहार से पता चलता था कि उनका रिश्ता मामूली नहीं है। शक्तिराज पूरी तरह आश्वस्त था कि अगर वह और सवाल करता तो उसे भयानक अंजाम भुगतना पड़ सकता था। इसलिए उसने बुद्धिमानी से पीछे हटना ही सही समझा। शक्तिराज के जाने के बाद नीली पोशाक वाली लड़की भीड़ की चकित नजरों के बीच अविनाश के पास उतरी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अविनाश, तुम आखिरकार पहुंच गए। मुझे पता था कि तुम कर सकते हो। हां, मैंने पिछली बार मुख्य शिष्य मूल्यांकन में हिस्सा लिया था और भाग्य से मुझे कंगटियान सेक मुख्यालय की सिफारिश मिली। अविनाश ने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखते हुए हल्की मुस्कान दी। नीली पोशाक वाली यह लड़की कोई और नहीं बल्कि नीरा थी, जिसे अविनाश ने सेक मिशन के दौरान रास्ते में देखा था। पहले अविनाश को केवल इतना पता था कि वह मुख्यालय की शिष्य है, लेकिन अब उसकी पहचान मामूली नहीं लग रही थी। शक्तिराज के चेहरे की उस सतर्कता को याद करते हुए जब उसने नीरा को देखा था, अविनाश के मन में भी उसकी प्रति जिज्ञासा बढ़ गई। हालांकि वह उससे पूछताछ नहीं करना चाहता था और न ही उसे केवल अभ्यास में मदद के लिए अपने पास लाना चाहता था, क्योंकि इस कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले दुनिया में दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहना और खुद की प्रेरणा खोना अंततः नष्ट होने की राह है।
लेकिन अविनाश और नीली पोशाक वाली लड़की के परिचित व्यवहार को देखकर भीड़ धीरे धीरे फुसफुसाने लगी। अरे, कोई जानता है वह नीली पोशाक वाली लड़की कौन है? अभी शक्तिराज इतना सतर्क क्यों था? मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी पहचान खास होनी चाहिए। अविनाश के प्रति उसके रवैये से लगता है कि वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। मैं बस जानना चाहता हूं कि उनका रिश्ता क्या है। हे, क्या वे बचपन के प्रेमी हैं या बचपन से ही सगाई में हैं, जैसे कहानियों में होता है? हाँ, मुझे लगता है यह मुमकिन है। चारों ओर के शाखा शिष्यों ने अजीब सी नजरें एक दूसरे पर डाली। उनकी कल्पनाएं उड़ रही थीं। सेंट ओरिजिन आइलैंड के मंडप के सामने मोहित का चेहरा भी अजीब हो गया। यह पहली बार था जब उसने जाना कि अविनाश वास्तव में मुख्यालय की किसी शिष्य को जानता है। रुद्र, जो उनके पास खड़ा था, ने जीभ पर ठोंकते हुए कहा, इस बच्चे को महिलाओं के साथ कितना भाग्य मिला है। मुझे ऐसा भाग्य क्यों नहीं मिलता? क्या वजह यह है कि मैं बहुत सुंदर हूं? थोड़ी सोच विचार के बाद रुद्र को कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने सोचना छोड़ दिया और सीधे औषधि के खेत की ओर चला गया। निश्चित ही खाना सबसे व्यावहारिक चीज थी। नीरा ने हाथ हिलाया और एक स्पिरिट सोर्स पिल उसके हाथ में आई, जिसमें शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा भरी थी। यह लो, इसे लो और तुम्हारी ऊर्जा जल्दी ठीक हो जाएगी।